सारी स्थितियों को राहुल गांधी ने घूम के भी समझा, वैसे भी समझा है कि अब ये इस समय अकेले एकला चलोरे का कांग्रेस का मामला नहीं जमेगा अगर सब लोग साथ नहीं आएंगे। और सब लोग जो साथ भी आ रहे हैं उसमें बहुत से लोग तो वही है जो कांग्रेस की नीतियों नीतियों से नाराज होकर के अलग हटके उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी। सबसे बड़ी दरियादिली कांग्रेस ने दिखाई है। क्वेश्चन यही उठाते हैं कि कांग्रेस कितना सेक्रीफाइस करेगी। लेकिन जिस ढंग से बिहार की मीटिंग के बाद जो आज कर्नाटक में कांग्रेस ने जिस ढंग से खुलापन दिखाया है, और बेसिकली ये सत्ता पक्ष को भी जानना चाहिए था, ये देखना चाहिए था कांग्रेस की हिस्ट्री से कि लीडरशिप इशू इसलिए भी नहीं है कि मनमोहन सिंह जैसे भी लीडर प्राइम मिनिस्टर बन गए थे जब मौका आया। तो एक बड़ा मसला जो राहुल गांधी लगातार उठा रहे थे वो पूंजीवादी लूट की। और उतरने वाले मोदी वाले मामले में वो पार्लियामेंट की संस्था भी गई। तो आज जो मीटिंग हुई है इस पे भी कुछ चर्चा हुई है पूंजीवादी लूट पर। अब जैसे अनुप्रिया पटेल का नाम लिया, ये कुर्मी वोट बैंक इनका है, लेकिन अगर अनुप्रिया पटेल से बड़ा कुर्मी आ जाएगा तो अनुप्रिया का वोट छिटक जाएगा। अनुप्रिया के पास पूरा वोट नहीं रहेगा और नीतीश कुमार अनुप्रिया से बड़े कुर्मी हैं, ऐसा मेरा मानना है। और भारतीय जनता पार्टी के जो मीटिंग में जो 38 दल का जो नाम लिया जा रहा है उसमें से 25 दलों का नाम शायद देश की 90% जनता नहीं जानती है। आज 18 जुलाई कल विपक्षी दलों की डिनर पार्टी हुई बेंगलोर में और आज 4 बजे मीटिंग संपन्न हुई। इधर देश की दुनिया की सबसे बाहुबली पार्टी बीजेपी की मीटिंग अभी चल रही है। बीजेपी के गठबंधन में बाहुबली पार्टी, बड़ी पार्टी, 38 सदस्य दल है। पता नहीं इसमें कितना रजिस्टर्ड है कितना है भी नहीं। विपक्ष में 26 दल आज शामिल हुए। क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम क्या है, क्या अगली मीटिंग होगी बॉम्बे में विपक्ष की, जिसमें 11 सदस्य की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। क्या हुआ है 2 दिन में, इसको जानना बेहद जरूरी है। करंट इश्यूज है, इसलिए इस पे अम्बेडकरनामा का एक विशेष एपिसोड है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। 2 खास मेहमान हैं, संजीव पांडे साहब हैं, जेपी सिंह साहब हैं। आप सब लगातार सुन रहे हैं, परिचित हैं। पहले शुरू करते हैं संजीव पांडे साहब। जी संजीव। देखिए, आज की मीटिंग में जो है एनडीए की बैठक तो दिल्ली में हो रही है और ये जो अपोजिशन पार्टी की जो मीटिंग हो रही है वो बैंगलोर में हो रही है। बैंगलोर की मीटिंग ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो 2-3 बड़े मसले जो लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे कि विपक्ष के पास यूनिटी नहीं है, तो वो आज क्लियर हो गया कि विपक्ष यूनाइट है और विपक्ष को कोई लीडरशिप इशू भी नहीं है। आज कांग्रेस ने क्लियर कर दिया कि लीडरशिप इशू नहीं है। इनफैक्ट जो कंट्री का रियल प्रॉब्लम है और जिसको बीजेपी ने और एनडीए ने सॉल्व नहीं किया वो इशू है, और प्राइम मिनिस्टर का कोई झगड़ा नहीं है। ये भाजपा के लिए एक बुरी खबर है कि विपक्ष इस मुद्दे पे लगभग तय कर चुका है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई विवाद नहीं होगा। और सबसे बड़ी जो एक विपक्ष की तरफ से जो बीजेपी के लिए बुरी खबर जो आज आई है कि आम आदमी पार्टी का बेंगलोर जाना और कांग्रेस द्वारा कुछ 2 दिन पहले ही दिल्ली ऑर्डिनेंस के इशू पे आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करना का जो फैसला लिया गया है वो बीजेपी के लिए एक बुरी खबर थी। जो तीसरी जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मसला आया है कि अपोजिशन के मीटिंग में देश के सारे बड़े क्षेत्रीय दल शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो मीटिंग में जो 38 दल का जो नाम लिया जा रहा है उसमें से 25 दलों का नाम शायद देश की 90% जनता नहीं जानती है। वो जो क्षेत्रीय दलों को भाजपा संख्या बल पे दिखा रही है उसमें करीब 25 दल ऐसे हैं जो 1 या 2 जिले में प्रभाव रखते हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश से थे, जीतन राम मांझी बिहार से है, गया जिले से बाहर उनका कोई प्रभाव नहीं है। ओम प्रकाश राजभर बनारस तक है। अनुप्रिया पटेल भी ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2-4 जिले जो पूर्वी बहुल जिले हैं वहां तक प्रभाव रखती है। इसी ढंग से आंध्र प्रदेश से पवन कल्याण जैसे लोगों को शामिल किया गया। तो अगर आप नाम देखिएगा तो 38 दलों का जो मैं नाम देख रहा था तो मुझे खुद ही लग रहा था कि 38 दलों में तो 70% दलों को, 80% दलों को तो मैं ही नहीं जानता। और जो दल छोटे छोटे दल शामिल हुए, 2 जिलों वाले निषाद पार्टी गोरखपुर वाले हैं और ये वो दल है जो कहते हैं कि हमको टिकट दे दो, हमारे बेटा को टिकट दे दो, हमारी भतीजी को टिकट दे दो, हमारी बहू को टिकट दे दो, बस हमारा और कोई लोगों से लेना देना नहीं है।
चौथे जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू है जिसपे हमें डिस्कस करना चाहिए कि देश के 6-7 पार्टियां अभी बाउंड्री लाइन पे खड़े होकर मजे ले रही हैं, वो देख रही, जैसे जेडीएस कर्नाटक, बीएसआर जो है तेलंगाना, बीजू जनता दल उड़ीसा, अकाली दल पंजाब वाले, इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा, फिर उसके बाद क्या कहा जाता है ये टीडीपी आंध्र प्रदेश के दोनों पार्टी, जो वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी जो दोनों इंपॉर्टेंट दल जो आंध्र प्रदेश में है और जो निर्णायक हैं, जो आइदर जो पावर में बहुत स्ट्रांग है इस समय, वो दोनों पार्टियों ने भी दूरी बना ली है। तो या तो बीजेपी के हाथ में नहीं आए हैं या ये अगले 2-3 महीने का माहौल देख के फैसला लेंगे कि हमें किधर जाना है। बहुजन समाज पार्टी ने एक डिस्टेंस बना रखा है इस पूरे मीटिंग से और ये भी कैलकुलेट कर रहे होंगे कि आगे हमने क्या करना है। तो आज जो कर्नाटक की मीटिंग है उसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात आ गया है। एक इंपॉर्टेंट इशू था कि क्या पार्टी का नाम क्या होगा, गठबंधन का नाम क्या होगा, तो इंडिया नाम आ ही गया है, जिसको बीजेपी को कॉन्टेक्ट करने में गलती होगा कि मुश्किल आएगी कि इंडिया को कैसे वो गाली देंगे। और तो दूसरी जो तीसरी बड़ी बात है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे इनकी सहमति है। उन्होंने कुछ एजेंडा भी जारी किया है, कास्ट सेंसस, वेलफेयर, वो तमाम एजेंडे भी आज जारी किए हैं यूपी की मीटिंग में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट था खड़गे साहब का भाषण, जिसमें उन्होंने कहा कि लीडरशिप कोई इशू नहीं है, हमारे लिए सत्ता इशू नहीं है, कांग्रेस को प्राइम मिनिस्टर का कोई मसला इशू नहीं है, हम आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट पर लड़ रहे हैं और आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट पे हम जो है आइडियोलॉजी के बेस पे बीजेपी को डिफीट देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो बीजेपी के लिए बड़ी अलार्मिंग है कि ममता बनर्जी जो लगातार कांग्रेस से डिस्टेंस बना हुई थी, आज बड़ी बीजेपी पे ऑफेंसिव थी एनडीए पे उस मीटिंग के अंदर। अरविंद केजरीवाल बहुत ऑफेंसिव थे जो कांग्रेस से लगातार डिस्टेंस बना के चल रहे थे। तो ये जो 2-3 दलों का, स्टालिन का क्लियर था, बाकी कुछ दलों का क्लियर था, तेजस्वी यादव का क्लियर है, लेकिन ये जो एक डिस्टेंस वाली जो पार्टियां जिनसे लग रहा था कि इन राज्यों में कन्फ्लिक्ट होगा, जैसे बंगाल है, पंजाब है, जहां पे सीट शेयरिंग का भी एक इशू है, उन दोनों दलों ने जिस ढंग से आज कांग्रेस के साथ मोर्चा खोला है एनडीए के खिलाफ, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। और प्रधानमंत्री जी थोड़े से घबराहट में हैं। जिस ढंग से आज उन्होंने सुबह कहीं भाषण दे रहे थे, तो मैं चेहरे को उनके भाषण में घबराहट देख रहा था कि उस मीटिंग से अब उनको कंफर्ट जोन नहीं लग रहा है और उनको लग रहा है कि जो हम लॉलीपॉप दे के विपक्ष को तोड़ देते थे वो दिन अब शायद बीत गए। जेपी सर जी, आज बिहार के चाचा भतीजा भी दंडवत करते दिखे उधर। तो 10 साल में इस सरकार ने इतना जो है ऑप्रेस कर दिया, ऑपोजिशन को तंग कर दिया है कि अब उनके लिए कोई प्राइम मिनिस्टर होना इशू नहीं। यही बात है ना? नहीं, प्राइम मिनिस्टर होना इशू हो भी तो वो जो ये एक हुआ बनाते थे, भेड़िया आया भेड़िया आया, उसको कांग्रेस ने पहले भी और जब उसके बाद विपक्षी एकता की बात आगे चली और आज उसकी मीटिंग में भी ये स्पष्ट कर दिया कि हमारे लिए प्रधानमंत्री का पद कोई इशू नहीं है। बाकी अब जैसे अनुप्रिया पटेल का नाम लिया, ये कुर्मी वोट बैंक इनका है, लेकिन अगर अनुप्रिया पटेल से बड़ा कुर्मी आ जाएगा तो अनुप्रिया का वोट छिटक जाएगा, अनुप्रिया के पास पूरा वोट नहीं रहेगा और नीतीश कुमार अनुप्रिया से बड़े कुर्मी हैं, ऐसा मेरा मानना है जी। दूसरी बात, संजीव जी ने उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया, जहां पहले माना जा रहा था कि अखिलेश का ग्रुप भी फुटानी चल रहा है, पीडीए का भी उन्होंने एक सोसा छोड़ा था, लेकिन अखिलेश भी वहां गए, जयंत चौधरी भी वहां गए। जयंत चौधरी के बारे में था कि बस वो 17-18 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में मंत्री बन रहे हैं, तो इतने मंत्री पद मांग रहे हैं, तो इतनी सीट मांग रहे हैं, वो सब मामला भी इनका फुस हो गया। सवाल इस बात का है कि मैं तो उसका एक जो विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान जारी किया है, मैं उसको जरा 2-4 लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि जो विपक्ष ने इनके सारे मुद्दे किस तरह हवा निकाल दी, क्योंकि विपक्ष ने एक प्रकार से प्रकारांतर से संविधान और कानून के शासन की बात कही है। अब आप खुद ही समझिए जो उन्होंने कहा है, हम भारत की 26 प्रगतिशील पार्टियों के अधो हस्ताक्षरित नेता संविधान में निहित भारत के विचार की रक्षा के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हैं। बीजेपी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से हमारे गणतंत्र के चरित्र पर गंभीर हमला किया जा रहा है। हम अपने देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। भारतीय संविधान के मूलभूत स्तंभों धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, सामाजिक न्याय और संघवाद को व्यवस्थित और खतरनाक तरीके से कमजोर किया जा रहा है। हम उस मानवीय त्रासदी पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं जिसने मणिपुर को नष्ट कर दिया है,
प्रधानमंत्री की चुप्पी चौंकाने वाली और अभूतपूर्व है। मणिपुर को शांति और सुलह के रास्ते पर वापस लाने की तत्काल आवश्यकता है। हम संविधान और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकारों पर लगातार हो रहे हमले का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी राजनीति के संघीय ढांचे को जानबूझकर कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपालों और एलजी की भूमिका सभी संवैधानिक मानदंडों से अधिक हो गई है। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ बीजेपी सरकार द्वारा एजेंसियों का बेधड़क दुरुपयोग हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। केंद्र द्वारा गैर बीजेपी शासित राज्यों की वैध जरूरतों, आवश्यकताओं और अधिकारों को सक्रिय रूप से नकारा जा रहा है। इस तरह की सैद्धांतिक बातें जो है विपक्ष की एकता के साथ कही गई हैं, जिनका एक एक बिंदु का कैटेगरिकल जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि जो विपक्ष ने ये बात कही है ये गलत कही है, हम ऐसा नहीं ऐसा कर रहे हैं। उनको कैटेगरिकल कहना चाहिए कि हम राज्यपालों और एलजी के माध्यम से राज्य सरकारों को डिस्टेबलाइज नहीं कर रहे हैं और नहीं करेंगे। ये क्या वो कह सकते हैं? है मारल उनका ये कहने का। तो सवाल इस बात का है कि विपक्ष ने बहुत कायदे से जो है समझ लीजिए कि आपसे संविधान और उसका वो करके इनको बीजेपी को इस तरह घेरा है कि जैसे विपक्ष इस्टेब्लिश करने पे लगा है कि ये निहायत ही गैर संवैधानिक ढंग से पूरे देश को चला रहे, जैसा आजकल अक्सर सुप्रीम कोर्ट से भी बात सामने आ रही है। तो ये एक मामला है। दूसरी बात यह है कि देखिए, पहले इन्होंने नैरेटिव चलाया कि विपक्ष का नेता कौन होगा, फिर चलाया कि विपक्ष एक हो ही नहीं सकता, और लोग भी यहाँ तुरंत उस पर लगे संवाद कर रहे हैं, अरे विपक्ष को ये करना चाहिए, विपक्ष को करना चाहिए। अरे भाई, वेट एंड वॉच। राजनीति में सक्रिय रूप से वो हैं, हम और आप तो है नहीं। हम और आप तो टीवी पर बैठ के बात करते, जरा वेट एंड वॉच कीजिए, आखिर वो विपक्ष का एक स्वरूप निकल करके सामने आया कि नहीं आया। दूसरी बात, 38 और 26 उत्तर प्रदेश में सपा और रालोद का गठबंधन बीजेपी के पास बाद नंबर 2 पर है। बिहार में तेजस्वी और नीतीश का गठबंधन सत्ता में है। आपके बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता में है। आपके क्या कहते हैं, बाकी और स्टालिन वहां पर सत्ता में है। तो सवाल है कि ऐसी पार्टियों का आना और एक ऐसे लोगों का आना जिनका जो है कोई नामो निशान नहीं। मान लीजिए कि अगर अकाली दल 38 में शामिल भी हो जाता तो आज की डेट में पंजाब में उसकी क्या औकात है। वहां तो 2 ही पार्टी इस समय है आज की डेट में, माने आप है और कांग्रेस है, और दोनों एक साथ आ गए हैं। दिल्ली में ठीक है, बीजेपी और आपका सीधे मुकाबला है, कांग्रेस 30 नंबर, तो कांग्रेस और आप साथ आ गए हैं। तो सवाल इस बात का है कि ये उस तरह चवन्नी छाप छोटे छोटे दल तो साथ आए नहीं है। और बहन जी का मामला हमेशा से डाउटफुल रहता है कि वो इधर जाएंगी उधर जाएंगी, बीच में अचानक कुछ न कुछ ऐसा सगुफा फूट जाता है कि बहन जी की हवा निकल जाती है पूरे राजनीति की। तो इसलिए बहन जी अनप्रेडिक्टेबल है, उनके बारे में कुछ भी कहना जो है वो है कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। और अभी भी गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के तमाम सिपहसालार जो इनके हैं आईटी सेल के, वो अभी भी आपस में कलह मचवाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस पूरे प्रकरण में विपक्ष की एकता को देखते हुए जितना बड़ा दिल ममता बनर्जी ने दिखा करके विपक्ष को एक करने में जो है अपनी भूमिका अदा की है, तो राहुल गांधी से कम उनका जो है वो क्या कहते हैं योगदान ममता बनर्जी का नहीं है। ममता बनर्जी भी रूठ सकती थी कि अभी वहां जो पंचायत पोल हुआ उसमें सीपीएम और जो है कांग्रेस जो है उनके खिलाफ हो गई थी, तो वो भी रूठ सकती थी इसी बहाने से, लेकिन उन्होंने बहाना नहीं चलने दिया और बल्कि कांग्रेस और आप में समझौते में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसलिए अगर सबकी नीयत ठीक है कि नहीं विपक्षी एकता होनी चाहिए तो होनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है, और हो गई। अभी तक था कोई दल नहीं आएंगे, एक बार 9 तारीख को जब मीटिंग कैंसिल हुई तो विपक्ष की हवा निकली, फिर था कि जो है ये वहां बिहार में पटना में लोग नहीं जुटेंगे, जुट गए। इसके बाद शिमला की बैठक कर्नाटक में टल गई तो भी कुछ उड़ाने की कोशिश करेगी, करे मामला जम नहीं रहा है, लेकिन वहां भी मामला जम गया। इतना सब कोशिश के बावजूद अभी तक शरद पवार भाजपा के खेमे में नहीं गए। और तो और जब वहां विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो 53 में 27 विधायक एनसीपी के विधानसभा में गए ही नहीं जो है, जबकि वो दावा कर रहे थे कि हमारे पास 40 विधायक हैं, केवल 400-500 एनसीपी में है। तो इस सब राजनीति चल रही है। लेकिन जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है कि बहुत हम एक अकेला सब पर भारी, अभी आर्टिस्ट की क्या जरूरत थी। कंधा देने के लिए भी 4 आदमी की जरूरत होती है, जो टिकटी को कंधा देने के लिए उसमें 38 आदमी की जरूरत नहीं होती। 38 आदमी है तो इसका मतलब टिकटी बहुत कमजोर हो गई।
जी संजीव जी, एक बड़ा जी। मसला जो राहुल गांधी लगातार उठा रहे थे वो पूंजीवादी लूट की। हम्म। हम्म। और वो सरने वाले मोदी वाले मामले में वो पार्लियामेंट की संस्था भी गई। तो आज जो हम्म। मीटिंग हुई है इस पे भी कुछ चर्चा हुई है पूंजीवादी लूट पर? देखिए, अभी आर्थिक मसौदों पे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा इन्होंने चर्चा करी है, और मैं समझता हूँ कि फिलहाल वो उचित भी नहीं है एक आर्थिक मसौदों पे भी तुरंत। वो तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर जब डिसाइड होगा तो उसमें लगता है कि कुछ फैसले करेंगे ये कि आर्थिक नीतियाँ क्या होगी सरकार की। एक हमें लगता है कास्ट सेंसस पे ज़रूर बात हुई है इम्पोर्टेंट। आर्थिक रूप से जो मैं देख रहा था 5-7 एजेंडा उसमें वो नहीं था। तो चलिए उसको अभी वो करेंगे, इंडिविजुअल कर भी रहे हैं। दरअसल उसमें ऐसा है कि कुछ पार्टियां चाहती होंगी कि बहुत सारे कॉर्पोरेट को नाराज भी ना किया जाए, उस समय आने पे किया जाए। तो फिलहाल तो उस पर लेकिन अडानी अंबानी को लेकर एक जो व्यूज है वो तो सारे राजनीतिक दलों का स्पष्ट ही है। आप देख ही रहे हैं विपक्षी दलों का कि, और खास करके अडानी को लेकर जो व्यूज है कांग्रेस का भी स्पष्ट है, बाकी कुछ दलों का भी स्पष्ट है। तो मैं नहीं लगता कि अभी आर्थिक रूप से तो ये कुछ कॉमन मिनिमम जब प्रोग्राम बनाएंगे और पब्लिक सेक्टर को लेकर, कॉर्पोरेट लूट को लेकर निश्चित रूप से कुछ लेके आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जो इम्पोर्टेंट जो 3 मसले जो 3-4 इश्यूज जो इम्पोर्टेंट जो दिख रहे हैं जिसपे हमें लगता है कि एक सहमति बन गई है। देखिए 4 राज्य हैं जहाँ पे सीट बंटवारों को लेकर एक टकराव होने की संभावना मतलब बनी रहती है, बनी रहेगी, उसको ये निकाल भी हल लेंगे। एक कन्फेडरेशन तो आएगा, मैं ये नहीं कहता कि आज ही फैसला हो गया। जैसे हम्म। सीपीएम और कांग्रेस के बीच केरल में आएगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली और पंजाब में आएगा, और टीएमसी कांग्रेस के बीच वेस्ट बंगाल में आएगा, और उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव मीटिंग में जरूर गए हैं, लेकिन सीटों को बंटवारों को जब होगा तो थोड़ा बहुत कन्फेडरेशन होगा और उसका हल निकलेगा। मतलब ये नहीं कह रहे हैं, थोड़ा सा तनाव होगा, उसका हल भी निकलेगा, और अब ये क्लियर हो गया है कि हल निकालते हुए इकट्ठा लड़ेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिसको हमें ध्यान देना होगा। बिहार उत्तर प्रदेश के जो दलित नेता है वो बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, और इस पे अभी चिंतन नहीं हो रही है। दलित नेता खास करके, मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूँ। अब मतलब कि हम ये कर सकते हैं कि अपर कास्ट तो भाजपा के साथ है, ब्राह्मण भाजपा के साथ है, ठाकुर ब्राह्मण भाजपा के साथ है। भाई योगी आदित्यनाथ अगर मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, तो ठाकुर उनके साथ रहेंगे। ब्राह्मणों का वर्चस्व निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी में है, तो ब्राह्मण भाजपा के साथ रहेगा। लेकिन कुछ जो दलित नेता हैं, आखिर क्यों पिछले 5 सालों में दलित एट्रोसिटी की जब इतनी बात हो रही है तो भाजपा के साथ जा रहे हैं? बहन जी की बात को माइनस कर दीजिए अगर, तो आप देखिए कि रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं और उनके जो एक भाई थे, अब देखिए चुनाव आते ही दोनों फिर इकट्ठे हो गए हैं, और ये जो है दोनों सिर्फ 5 या 6 सीटों के बंदरबाट के लिए पूरी दलित पॉलिटिक्स और दलित एट्रोसिटी को भुला रहे हैं, खत्म कर रहे हैं दलित एट्रोसिटी को। इनको कोई लेना देना नहीं है। जीतन मांझी एक आपके सामने उदाहरण है, ये अपने बेटे, खुद दामाद या एक समधन है इनकी, बस उसके लिए पूरे दलित एट्रोसिटी, इनके लिए कोई लेना देना नहीं है। तो एक इस पे होना चाहिए कि उत्तर भारतीय जो दलित पॉलिटिक्स जो करने वाले जो कुछ नेता है वो क्यों दलित के हितों को आगे जाके उसका स्वाहा कर रहे हैं, दलित इंटरेस्ट को क्यों बेच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, पहली बात। दूसरी जो सबसे बड़ी बात जो एक आ रही है कि सबसे बड़ी दरियादिली कांग्रेस ने दिखाई है। क्वेश्चन ये उठाते हैं कांग्रेस कितना सेक्रीफाइस करेगी, लेकिन जिस ढंग से बिहार की मीटिंग के बाद जो आज कर्नाटक में कांग्रेस ने जिस ढंग से खुलापन दिखाया है, और बेसिकली ये सत्ता पक्ष को भी जानना चाहिए था, ये देखना चाहिए था कांग्रेस की हिस्ट्री से कि लीडरशिप इशू इसलिए भी नहीं है कि मनमोहन सिंह जैसे भी लीडर प्राइम मिनिस्टर बन गए थे जब मौका आया। तो ये जो एक जो कांग्रेस ने जो ये जो पूरा का पूरा विवाद ही खत्म कर दिया कि भाजपा ये सोचती थी कि राहुल गांधी को छोड़कर कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर किसी को बनते नहीं देखना चाहती, कांग्रेस ने जो आज खुला कर दिया कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर कोई इशू ही नहीं है, भाजपा का हराना इशू है, बाद में देखेंगे। तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और जो सबसे बड़ी बात है कि 11 राज्यों में इनकी सरकारें हैं जो आज विपक्षी पार्टियां जो गई हैं, और ये मजबूत राज्य हैं, बड़े राज्य हैं। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु से भी 40 सीटें लगभग है, वेस्ट बंगाल से भी 40 सीटें हैं, बिहार से भी 40 सीटें हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वहां था, इस दल को हम भूल गए, जो आदिवासी सबसे बड़ी पार्टी इस देश की है वो भी है। देखिए दलित आदिवासी राजनीति का डिवीजन देखिए, दलित नेता भाजपा को मजबूत कर रहे हैं, आदिवासी नेता यूपीए के साथ है, शिबू सोरेन के जो पार्टी है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो वहां सरकार में है वो भी वहां पहुंची हुई थी,
और बाकी जो महाराष्ट्र में जो सरकार है वो जोड़ तोड़ की सरकार है, उसको अभी ये नहीं मानता मैं। जिस ढंग से अजीत पवार ने 2 दिन से रिकॉन्सिलिएशन की कोशिश करी है शरद पवार के साथ, अजीत पवार को भी अब लगता है कुछ घबराहट हो रही है और कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि क्या उन्होंने कोई गलत स्टेप उठा लिया, या अंदर जो एक पॉलिटिकल सर्कल में जो चर्चा है कि महाराष्ट्र में भी जिस ढंग से सुप्रिया सुले को अब कहा जा रहा है कि सुप्रिया सुले एक बड़ी लीडर के रूप में जनता के बीच अगर उतरेगी तो इमर्ज कर सकती है, और ये जितने भी है वो सुप्रिया सुले की तुलना 1969 के महाराष्ट्र की राजनीति में 1969 के जो इंदिरा गांधी का जो था कि जैसे उनके खिलाफ जो बड़े लीडर्स कांग्रेस के अंदर खिलाफ हो गए थे, तो उसी ढंग से उसकी तुलना की जा रही कि एनसीपी में जो एक बहुत बड़ा गैंग था जो सुप्रिया सुले के खिलाफ था, तो क्या वो अपने पिता के सपोर्ट से इस पूरे गैंग को खत्म कर देगी। और लोगों का ये मानना है कि जमीन पर अगर ये बाप और बेटी की जोड़ी उतर गई तो महाराष्ट्र में अजीत पवार कहीं जमीन पर नजर नहीं आएंगे, और यही कारण है कि अजीत पवार लगातार शरद पवार से 2 बार मिलने की कोशिश किए हैं, कल शायद मिलके भी आए थे शरद पवार के साथ। तो ये एक जो स्थिति बन रही है, इससे मतलब ये क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब जो भारतीय जनता पार्टी पार्टियों को तोड़ देती थी और जो राजभर टंटन की गालियां दे रहे थे ओम प्रकाश राजभर भाजपा को, उसको अमित शाह ने गले लगा लिया। ऐसी क्या मजबूरी है? एक सवाल तो ये उठता है। राजभर गाजीपुर बनारस से बाहर नहीं है ओम प्रकाश राजभर, और उन्होंने यही कहा है कि हमको मंत्री बनाओ, शायद बेटा को गाजीपुर की सीट दे दो। ऐसे ही 2 सीटों का उन्होंने बस डिमांड करी है, और उस राजभर को बुला के ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि किसी एक राज्य का बड़ा नेता और बड़े दल को भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के फोल्ड में लिया है। जीतन राम मांझी चुनाव हार गए थे, आपको याद होगा, गया से लोकसभा। उपेंद्र कुशवाहा को इतना बड़ा नेता प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो लोकसभा चुनाव पिछली बार हार गए, गठबंधन में रहकर चुनाव हार गए। अब वो एनडीए को कितना मजबूत करेंगे, और वो इसलिए और वो नाराज भी हो रहे हैं पिछले कुछ दिन से एनडीए में, क्योंकि एक और दूसरा कोई कुशवाहा नेता नागमणि बिहार के रहने वाले हैं, वो कहते हैं अमित शाह से मिल गए तो कुशवाहा जी नाराज हो गए। तो अब यहाँ तो एक और स्थिति है कि एक ही जाति का 4 को नेता है। सम्राट चौधरी भाजपा में नाराज हो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को इतना क्यों महत्व दिया जा रहा है, नागमणि को क्यों महत्व दिया जा रहा है। तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि बाहर से आरजेडी वाले को लाके बिठा दिया कौन सम्राट चौधरी को हमारा प्रदेश अध्यक्ष। तो ये जो सारी जो स्थिति, भाजपा इतनी घबराहट में है कि किसी तरह का कुछ भी फैसला ले रही है, भाई हमको सत्ता दिला दो, सम्राट चौधरी तो अध्यक्ष बन जाओ। जो आदमी सारी उम्र भाजपा को गाली देता रहा, आरजेडी की राजनीति कर रहा है, उसको भाजपा ने अध्यक्ष बना लिया। ये घबराहट है भाजपा के अंदर, इससे समझिए। ओम प्रकाश राजभर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को कितनी गालियां दे रहे थे, आपके सामने है अगर देख लीजिए तो, और अमित शाह से कितना गले मिल रहे थे। तो इससे पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी एन केन प्रकार टूटे फूटे जितने भी लीडर है एक एक जिला के जो है, हमको तो लग रहा है कि 4 जिला के नेता हम भी होते तो हमको ही बुला लेते आज तक, कहते आप भी लड़ दीजिए हमारी पार्टी से। तो बड़ी अजीब सी स्थिति आ गई है इस समय। जेपी सर, उत्तर भारत के दलित नेता बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन आज जो मीटिंग हुई है सोशल जस्टिस और कास्ट सेंसस को लेकर जो बात आई है, वो तो तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। वो तुरुप का इक्का साबित होगा मतदाताओं में ना, लेकिन जो छत्रपों की राजनीति है, जो अपने समर्थक वोट बैंकों को जो है क्या कहते हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बेचते हैं, उनका क्या। उत्तर भारत ही नहीं, जो आठवले इतने दिनों से मोदी सरकार में पता नहीं कौन से विभाग के मंत्री हैं जिसका नाम भी याद नहीं रहता, वो महाराष्ट्र के दलित नेता हैं और जो है अपने को बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत का बताते हैं। आठवले इनके साथ क्या कर रहे हैं आप ही हमको बताइए। वो कौन सी सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति आठवले साहब कर रहे हैं, आप बता। तो सवाल ये नहीं ना, सवाल ये है कि जो भी आपके छत्रप वाली राजनीति है, वो अगर अपने पूरी कम्युनिटी के हितों को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बेच रहे हैं, तो अब वो छत्रप हैं। भाई इस तरह तमाम बुद्धिजीवी भी हैं कि जो है अपने को बनते हैं कि हम जो है दलित या इस वर्ग के हैं और इस वर्ग के हमको ये मानो, और उसके बाद उनके हितों की जो है का सौदा करते हैं, अपने कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं, अपने कुछ न कुछ बनते हैं, अब अपने कुछ न कुछ उनका मतलब वो है वो तो ये रहते नहीं कि हमारा चाहे जितना नुकसान हो जाए हम अपने एजेंडे को छोड़ेंगे नहीं। तो सवाल इस बात का है कि उत्तरी भारत नहीं, आठवले साहब को भी तो आप लीजिए। दूसरी बात है, हाँ दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि पहले बीजेपी को यही जवाब देना चाहिए कि 26 से इतना घबरा गए कि 38 तो जुटाया। तुम तो कह रहे थे कि अकेले हम सब पर भारी हैं, तो कहाँ गया अकेलापन जो सब पर भारी था। अंगद का पांव जो था वो इतना कमजोर हो गया कि 38 पाए की जरूरत है अंगद के पांव के लिए।
ये तो कहते थे कि हमारा अंगद का पाँव है कि रख दिया है तो रख दिया है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कांग्रेस ने सेक्रीफाइस की बात नहीं है, कांग्रेस ने जमीनी हकीकत को खूब अच्छी तरह से समझा है कि अगर जरा सा भी पद लोलुपता या उसकी बात हमारी तरफ से आएगी तो ये जितना प्रयास है ये प्रारंभ में ही जो है धराशायी हो जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस ने जो लीडरशिप अपनी बनाई है और जो उनके यहाँ भीतर से विचार विमर्श हुआ हो, उन्होंने उनके जो भी टॉप लीडरशिप में शामिल है, कोई इधर उधर कोई स्टेटमेंट दे दे तो बात अलग है। अदरवाइज आपने देखा भी होगा कि किसी ने इस बीच में ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे लगे कि ये लोग जो है विपक्षी एकता को पटरी से उतारना चाहते हैं। और कांग्रेस ने माकन और जो है संदीप दीक्षित के विरोध के बावजूद आपसे जो है क्या कहते हैं मतलब आगे बढ़ के हाथ मिलाया, उनको समर्थन किया है, जबकि दिल्ली की लोकल यूनिट जो है वो आपके साथ नहीं थी, आपको समर्थन देने के पक्ष में नहीं थी। तो कांग्रेस ने तो बहुत ही बड़ा दिल दिखाया है और कांग्रेस ने सारी स्थितियों को राहुल गांधी ने घूम के भी समझा, वैसे भी समझा है कि अब ये इस समय अकेले एकला चलोरे का कांग्रेस का मामला नहीं जमेगा अगर सब लोग साथ नहीं आएंगे। और सब लोग जो साथ भी आ रहे हैं उसमें बहुत से लोग तो वही है जो कांग्रेस की नीतियों से नाराज होकर के अलग हटके उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी। वो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, या और भी कुछ लोग इसी तरह हैं। अब बाकी आपका जो है आंध्र प्रदेश में YSR रेड्डी के, जगनमोहन रेड्डी के साथ और इधर चंद्रबाबू नायडू के साथ दोनों तरफ जो है वो बीजेपी की गलबहियां अभी वो डिसाइड कर रहे कि इनके साथ करें कि उनके साथ करें। इसके अलावा चंद्रबाबू आपके YSR जगनमोहन रेड्डी की जो बहन है वो कांग्रेस में शामिल हो रही है। आपके इसमें KCR भी अभी जो है, चूंकि पहले वहां का इलेक्शन है तेलंगाना का, उसके बाद राष्ट्रीय इलेक्शन होगा, तो तेलंगाना के बाद ये डिसाइड होगा इलेक्शन के बाद कि KCR इधर रहेंगे उधर रहेंगे कि अकेले चलेंगे। तो अभी KCR का भी मामला इस तरह फिलहाल लटका हुआ है। बीजू जनता दल अवसर के अनुसार इधर उधर शामिल होते हैं और मिलकर चुनाव लड़ते हैं, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं, वो किधर है नहीं। आपका स्टालिन के अलावा इसमें ADMK वहां जो है मतलब स्पष्ट है। और केरल में लेफ्ट फ्रंट हो चाहे यूनाइटेड फ्रंट हो, ये दोनों फ्रंटों में जब कांग्रेस और CPM में एकता है तो अगर इनकी फाइट भी होगी आपस में चुनाव की तो हो सकता है कि मिलीजुली फ्लाइट हो, फ्रेंडली इलेक्शन हो। तो वहां भी कोई इस तरह की बात नहीं है और ये दोनों पार्टी ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे आपस की लड़ाई में बीजेपी कोई फायदा न उठाने पाए। तो ये बीजेपी के लिए अब इस बार बहुत ही जो है मतलब गंभीर मामला आ गया है। दूसरी बार प्रशांत भूषण ने कल सुप्रीम कोर्ट में एक नया जो है वो दाखिल कर दिया है कि वीवीपैट और EVM का वो पर्चा मिलाया जाए, क्योंकि केवल 2% मिलता है और जो है वो क्या कहते हैं लोगों में असंतोष है। फिर जनता में भी है कि साहब इजराइल की अगर हैकर कंपनी कह रही कि हम सब इलेक्शन हैक कर देते हैं, भारत का भी हैक किया है। फिर जो है 20 लाख EVM मशीन गायब है, फिर है कि EVM मशीन बदली जाती है। इन सारे चीजों का निराकरण तो तभी हो सकता है कि जब वीवीपैट और EVM का वोट 1 to 1 मिलाया जाए। और बाकी 3 से 4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, तो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ तो चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर होने के 15 दिन बाद जो है क्या कहते हैं लोकसभा की बैठक बुलाई जाती है और शपथ ग्रहण होता है। तब तक तो 5-7 दिन विचार चलता है, क्योंकि पिछला प्रधानमंत्री ही कंटिन्यू करता है, नया वाला बने तो जरूर तुरंत शपथ ले ले। तो अगर 5 दिन बाद रिजल्ट निकला या 4 दिन बाद शपथ रिजल्ट निकला तो क्या फर्क पड़ता है। जनता के मन में ये तो विश्वास होगा कि EVM बदली नहीं गई और EVM और वीवीपैट का एक वोट मिला। और बाकी जज साहब का ये कहना कि अरे बहुत लोग तो वो दबाते ही नहीं है, तो वो बहुत लोग तो दस्तखत नहीं करते, ऐसा कभी नहीं होता। मैं हमेशा हर चुनाव में वोट डालता हूं, नगर निगम से लेकर लोकसभा तक, बिना दस्तखत किए आपको वोट का जो है पर्ची ही नहीं मिलती, वो उसमें भीतर जाकर के मशीन का बटन दबाने के लिए। तो ये कहना पूरी तरह गलत है कि लोग जो है दस्तखत नहीं करते हैं, बिना दस्तखत कराए वो आगे बढ़ाते ही नहीं। ये बैलेट पेपर सही हो जाए तो क्या दिक्कत है, बैलेट पेपर सही नहीं, बैलेट पेपर अगर इससे भी हो तो अगर मान लीजिए सुधार की गुंजाइश है, या एक है कि भाई वीवीपैट से मिला के देखा जाए मिलता है कि नहीं। फिर पिछली बार जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें जब 370 से अधिक सीटों पर काफी अंतर था EVM के मशीनों के मैंने वोट में जो डाला और जो निकला, तो उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं आज तक है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। तो बहरहाल ये सब बातें हैं, ये भी एक मामला उठ गया है। फिर वहां आपके विपक्षी एकता की जो बैठक थी उसमें भी मामला ये EVM का भी उठा है। अब अभी ये सामने नहीं है कि इस पर वो लोग क्या कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस के ही एक विधायक ने मनोरंजन राय के अलावा
पिछली विधानसभा में कर्नाटक में ये बात उठाई थी और बाकायदे उन्होंने सब जो है उसके साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देते हुए 2000 पन्ने का जो है दस्तावेज सौंपा था वहां के क्या कहते हैं स्पीकर को, इसकी जांच कराई जानी चाहिए जी। तो कहने का मतलब है कि सारे मुद्दे जो है वो ज्वलंत और उभरे हुए हैं और सब पर जो है सबकी निगाह है, तो इतना आसानी से निकलने लायक मामला नहीं है जी। संजीव जी, कांग्रेस की जो अपोजिशन की अगली बैठक बॉम्बे में होने वाली है और मैं समझता हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही एक इम्पॉर्टेंट इशू इसके साथ ही है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है। तमाम आर्थिक मुद्दे चाहे इलेक्शन के कैंपेन हो, चाहे वो जातिगत जनगणना के और आर्थिक नीतियों के साथ साथ ये उसी के साथ एक जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट इशू है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और इसको लेकर राजनीतिक दलों को, विपक्षी पार्टियों को एक क्लियर कट एजेंडा अगले बैठक में जारी करना चाहिए कि आखिर वो इसके लेकर तमाम बातें उठाते खुद भी रहें, तो इन बैठकों में भी हो कि आखिर चुनाव साफ सुथरा हो, इस पे उनको एजेंडा क्लियर कर देना चाहिए और इलेक्शन कमीशन से भी बात करनी चाहिए। और ये अपोजिशन पार्टियां इकट्ठे होकर इलेक्शन कमीशन से कहे कि भैया ये बैलेट पेपर से आप चुनाव करो, अब उसके लिए चाहे जो अमेंडमेंट करना पड़े संविधान में। गलती तो कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने भी सारा कुछ छोड़ा था, आगे शुरुआत उन्हीं के टाइम से हुई थी, अब खुद भुगत रहे हैं, तो चीखते हैं कि ईवीएम में हेराफेरी हो रही है। तो आखिर तो वो मैनिफेस्टो में लाने में क्या दिक्कत है? मैनिफेस्टो में लाने में हाँ ला सकते हैं, सारे विपक्षी दल जो है इकट्ठे होकर इस पे बोले कि ईवीएम बैन करो। देखिए ये पॉलिटिकल मसला है, कोर्ट में हर चीज को कोर्ट में ले जाने का कोई फायदा नहीं होता है। पहली बात तो ये है, हर चीज को आप कोर्ट में लेके जाइए, कोर्ट क्या फैसला देगा? ये पॉलिटिकल मसला होता है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, लॉ पॉलिटिशियंस बनाते हैं, पार्लियामेंट में लॉ बनता है, तो फिर सारे विपक्षी दल इकट्ठे होकर पार्लियामेंट में खड़े हो जाएं कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं जाते। ये और दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड, ये इलेक्शन का ये और इशू है कि ये सारे अपोजिशन पार्टियां तमाम इकट्ठे हो जाए। लेकिन जिस ढंग से 2 नंबर के ब्लैक मनी इलेक्शन में खर्च हो रहे हैं और जिस ढंग से जो पूरा जो रिकॉर्ड आ गया कि टोटल जनता का 5200 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को गया, कांग्रेस को 1000 करोड़ रुपया गया है, तृणमूल को 700 करोड़ गया है और सारा अपोजिशन 20% में है और 80% भाजपा को चंदा गया है। आखिर कौन लोग दे रहे हैं, किसका पैसा है, क्या है, इलेक्शन में कैसे मिसयूज हो रहा है, ये भी तो एक बड़ा इशू है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का। अपोजिशन पार्टियां अगर भाजपा को सत्ता में हटाना चाहती हैं तो तमाम इशू पे डिस्कशन करें, तभी कोई बात बनेगी। चलिए जेपी सर, चलते चलते आखिर कमेंट और देखिए सर, बात करेंगे एनडीए के एजेंडा पे बात करेंगे और ईवीएम पे बात करेंगे। हमने अभी जब मैं बोल रहा था तो मेरे ध्यान से उसमें स्लिप कर गया था। आपने एक बात उठाई थी या संजीव भाई ने भी उठाई थी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, आर्थिक रूप से नीतियां क्या होंगी। देखिए, जब गठबंधन बनता है तो सभी गठबंधन में शामिल पार्टियों का जो कॉमन विचार है, जिस विचार पर वो सहमत होती हैं, वो कॉमन एजेंडे में रहता है, और जो बात असहमति की होती है, जहां उनका विचार नहीं मिलता, उस विचार को जो है वो क्या कहते हैं, उसको अलग रख दिया जाता है। होता है समय आने पर इस पर आपस में बहस करके इसकी रणनीति तय की जाएगी, उसको कॉमन प्रोग्राम में नहीं रखा जाता। तो सवाल इस बात का है कि अभी भी जो संजीव भाई ने बताया कि इन पर सब विचार होगा, तो ये विचार जब वहां ईवीएम वगैरह पर विचार हुआ है तो ये भी विचार आगे होगा। मुझे पूरी आशा है कि इस पर भी विचार आगे होगा। हम लोगों को बहुत जल्दीबाजी में बहुत चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि इस पर हुआ कि नहीं, जब तक फाइनल बात सामने नहीं आती तब तक। और बाकी अब हुआ कि दिल्ली में एक सचिवालय बनेगा इसका जो है आपका इंडिया का, और 11 सदस्यीय समन्वय समिति बनेगी जो इस पूरे जो है इंडिया का संचालन करेगी, जो ये अलायंस नया जो है बनने जा रहा। तो इसलिए सारी बातें पॉजिटिव दिशा में जा रही हैं। अभी इसमें कोई फिलहाल निगेटिविटी जो है का मामला नहीं है। और जब आगे अभी जब धीरे धीरे जो बात चलेगी तो उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बन जाएगा। यूपीए तो बना था तो उसमें बिना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के यूपीए बन गया था, और जो कम्युनिस्टों ने सपोर्ट दिया था उसमें भी उन्होंने इस बात पे जोर नहीं दिया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बनना चाहिए और तब उसके आधार पर सपोर्ट दें। हालांकि उसको लेकर के अभी भी वामपंथी दलों की अंदर खाने बड़ी आलोचना होती है कि ये बिना क्यों समर्थन दे दिया था, पहले से क्यों नहीं तय किया था कि बस इसी ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, इसी पर सरकार चलेगी। तो इस बार ये सब फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं और कुछ न कुछ होगा। 38 दलों का एक साथ बुलाया जाना ही अपने आप इस बात का द्योतक है कि क्या होगा। दूसरी बात रही राजभर की। राजभर जो है वो मुख्तार अंसारी के पिट्ठू हैं,
मुख्तार अंसारी के इशारे पर राजभर ने समाजवादी पार्टी से समझौता किया और मुख्तार अंसारी के लड़के को भी समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी से टिकट नहीं दिया था, राजभर की पार्टी से टिकट दिया था। और फिर बाकी ये जितने छोटे छोटे दल हैं जो शामिल होते हैं, तो इसमें है कि मैं, मेरा लड़का, मेरे दामाद, मेरी लड़की, मेरी बीवी, जो 4-5 आदमी, 3 आदमी के अलावा बाकी जो सीट लेते हैं उसको अच्छे खासे पैसों में ये बेचते हैं। और जिस दल से समझौता है वही अपने कैंडिडेटों से वो उतना पैसा दिलवा के वो टिकट खरीद लेता है। प्रश्नांतर से इनके दल से जीता हुआ आदमी भी वो जो है, जो जिसके साथ इनका गठबंधन होता है उसी दल का होता है, वो कोई अलग से नहीं होता। आप बता, तो इनको भी कुछ पैसा मिल जाता है। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में ही कई जगह जो है इन्होंने, निषाद पार्टी ने जो है टिकट दिया और कैंडिडेट बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा निषाद पार्टी के टिकट पर, और चुनाव चिन्ह मिला बीजेपी का, और था भी वो बीजेपी का आदमी, जो निषाद राज को 8 लाख रुपया, 8 करोड़ रुपया दे करके जो है वो टिकट जिसने हासिल किया था। तो ये सब भी अंदर खाने खेल चलता है। कोई टिकट बेचने में एक ही आदमी का नाम नहीं शामिल है, बहुत लोगों का नाम टिकट बेचने में शामिल। तो ये एक अवसर भी है पैसा कमाने का। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया आप दोनों का। और कल मिलते हैं, एनडीए में क्या चर्चा हुई और ईवीएम के सवाल पे चर्चा लगातार बेहद जरूरी है। शुक्रिया सर आपका। और दोस्तों देखते रहिए। नमस्कार।